के प्रत्याशी मेरे बहुत ही सम्मानित साथी रोहित ठाकुर जी, मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मातृशक्ति, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथी, सम्मानित बुजुर्ग और प्रेस के मेरे सम्मानित साथी, अभी रोहित ठाकुर जी ने बड़े विस्तार से आपको संबोधित करने का काम किया। आपने 2 बार जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से रोहित जी को और कांग्रेस को जिताने का काम किया और उन 2 बार के कार्यकाल में जो कार्य रोहित ठाकुर जी ने इस जुब्बल कोटखाई में किए, विस्तार से उस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही और मैं समझता हूं कि ऐसा विधायक ना भूतो ना भविष्य। और जब मैं रोहित जी को सुन रहा था तब मुझे लग रहा था कि आपने 2 बार रोहित जी में कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया और 2 बार नहीं किया, और जो 2 बार आपने विश्वास व्यक्त नहीं किया उससे जो है एक बहुत बड़ी क्षति आपको, आपके क्षेत्र को हुई है। जिस जुब्बल कोटखाई क्षेत्र का एक अपना अतीत है, एक अपना इतिहास है, जिसने एक नहीं 2 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए हैं हों, और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का और जुब्बल कोटखाई का नाम पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया। और मैं समझता हूं अगर 2 बार आप गलती नहीं करते, दोनों ही बार रोहित ठाकुर जी और कांग्रेस को जिताने का काम करते, तो शायद संभवतः जो क्षति स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी के निधन से और स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी की वजह से हुई थी, उसकी शायद संभवतः थोड़ी बहुत भरपाई हम निश्चित रूप से कर पाते। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त। देर से ही सही आपको ये एहसास हुआ कि यदि जुब्बल कोटखाई को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए कांग्रेस और रोहित ठाकुर के हाथों को मजबूत करना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये उपचुनाव तो मात्र 8 महीने का है, लेकिन ये उपचुनाव 2022 में जो हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव होगा उसकी आधारशिला रखने का काम करेगा। और कहते हैं ना, अगर नींव मजबूत होगी तो उस मजबूत नींव पर आप एक बहुत बड़ी और भव्य इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस उपचुनाव में रोहित ठाकुर जी को आप ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करें, ताकि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में होगा वो चुनाव कांग्रेस जीतेगी और उस सरकार में जो कांग्रेस की बनेगी रोहित ठाकुर जी एक मुख्य भूमिका में रहे। ये मैं समझता हूँ आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ। और जो बातें आपने कही थी कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, निश्चित रूप से रोहित ठाकुर जी उस विकास को अमलीय जामा पहनाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं तो आपके बीच में लगातार आता रहता हूँ। प्रदेश अलग जरूर है, लेकिन हमारी सीमाएं मिली हुई है। चकरोता विधानसभा क्षेत्र और जुब्बल कोटखाई क्षेत्र जो है, जहाँ हमारी सीमा समाप्त होती है वहां से आपकी सीमा प्रारंभ होती है
और जुब्बल कोटखाई के लोगों से मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि पारिवारिक रिश्ता भी है, इसलिए उस रिश्ते की वजह से जब रोहित ठाकुर जी चुनाव मैदान में होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि मैं भी जुब्बल कोटखाई के लोगों के बीच में जाऊं और उनसे अपील करूं कि रोहित ठाकुर जी को जिताने का काम आप करें। और रोहित ठाकुर जी भी जब मेरा चुनाव होता है तो मेरे क्षेत्र में आकर के वहां पर कांग्रेस को मजबूत करने की और मुझे जिताने की अपील मेरे क्षेत्र के लोगों से करते हैं। तो ये आदान प्रदान लगातार हमारा चलता रहता है और आज ये उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव में भी मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि रोहित ठाकुर को आप जिताने का काम करें। ये मेरी आपसे पुरजोर अपील भी है, हाथ जोड़ करके मेरी आपसे ये प्रार्थना की। और मुझे यकीन है, भरोसा है, जिस तरीके से मैं कल और आज आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, जिस तरीके से जन समर्थन रोहित ठाकुर को मिल रहा है और हर बैठक में, हर सभा में कोई ना कोई साथी जो हमसे बिछड़ गया था वो फिर से परिवार में सम्मिलित हो रहा है, तो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। और आज यहाँ पर भी हमारे साथियों ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस परिवार में पुनः वापसी करने का काम किया। मैं उनका कांग्रेस परिवार में आने पर अपनी ओर से रोहित ठाकुर जी की ओर से और तमाम कांग्रेस जनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने कांग्रेस के हाथ को थामने का काम किया है, हम कांग्रेस के लोग आपकी उस उम्मीद को और आपके उस भरोसे को सदैव कायम रखने का भरकस प्रयास करेंगे, भरकस कोशिश करेंगे। मेरे साथियों, बहुत लंबी चौड़ी तकरार यहाँ पर है और भाजपा का जो चाल, चरित्र और चेहरा है, मैं समझता हूँ कि जुब्बल कोटखाई के लोग भली भांति पहचान चुके हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और वो फर्क आपको आज निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कहते रहते हैं, जब जब चुनाव आता है तब तब जो है जुमलेबाजी होती है। 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तब जुमलेबाजी हुई। आपके हिमाचल प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तब जुमलेबाजी हुई। क्या कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आपकी आय जो है वो 2022 तक दुगनी करने का काम हम करेंगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र जहाँ पर मुझे आने का आज सौभाग्य मिला है, इस सेब के बागवानों का क्षेत्र है। यहाँ पर सेब आप उत्पादन करते हैं और उस सेब को आप पूरी दुनिया में भेजने का काम करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर परमार जी ने और स्वर्गीय रामराज जी ने, स्वर्गीय राजा साहब ने इस क्षेत्र को जो है सेब बेल्ट के रूप में विकसित करने का काम किया। और आज हिमाचल का सेब जो है पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है और उसका लाभ निश्चित रूप से, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरे लोग भी, मेरे क्षेत्र के लोग भी जो है उसको प्राप्त करने का काम करते हैं। तो ये क्षेत्र जिसको इस तरीके से जो है डेवलप किया गया हो और किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी, और आप जब मंडी में अपना सेब लेकर के गए तो क्या भाव बिका? क्या ठीक भाव मिला आप लोगों को? अब बताओ ना, आप लोग सेब का भाव ठीक मिला? हाँ ना तो बोलो। आपका मौन ये कहता है कि सही पैसे मिले आपको, बताओ ना जी साहब, आप बताओ। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने कहा भाव ठीक मिला सेब का, सब चुप है ना, सब लोग चुप है, तो मैंने सोचा शायद ठीक दाम मिला हो। लेकिन मैंने जो टेलीविजन के अंदर मंडी की स्थिति देखी,
महिलाएं सेब लेकर के जब मंडी में गई तो महिलाओं को जाना पड़ा वहां पर और कहा कि हमारे सेब का उचित मूल्य हमको मिलना चाहिए। हमने जो मेहनत की है उस मेहनत का भी जो है हमको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये कैसी सरकार है? ये सोती रही, ये जागती नहीं, ये आपके दुख और दर्द को समझ नहीं सकती है। और मैं समझता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में ही सरकार का दायित्व बनता है कि वो आपके साथ खड़े होने का काम करती। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने आपके साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया, लेकिन किसी नौजवान साथी को रोजगार नहीं मिल पाया। क्या नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार की बार भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार। और लोगों ने देश के प्रधानमंत्री पर भी और हिमाचल प्रदेश के भाजपा के नेताओं पर भी विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनाने का काम किया। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई कम हुई? बताओ। हमारे बीच में यहाँ पर महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं जो घर को चलाती हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई कम हुई? नहीं। अरे भाई, इन्होंने तो कहा था, बीजेपी वालों ने तो कहा था कि हम तो सस्ता सिलेंडर देंगे। हम 400 पर छोड़ करके गए, शायद अब 200 का मिल रहा होगा। अब कितना का सिलेंडर? तो ये देखो, ये है महंगाई कम करने का तरीका। मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल, स्कूटर होगा। जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो एक दाढ़ी वाले बाबा का फोटो होता है हिमाचल में कि नहीं? पहले तो छोटी थी, फिर बहुत बड़ी कर दी है। वो तो खैर फिर छोटी हो गई। ममता बनर्जी ने जो है पश्चिम बंगाल में खेलो वो होला है, ऐसा खेलो वो होला बेचारे ने दाढ़ी कटवा। हम जब वहां जाते हैं तो हम जब शादी विवाह में जाते हैं तो 11-21 रुपए, 11 रुपए, 101, 501 रुपए देते कि नहीं देते? तो वहाँ मोदी जी की मुंह दिखाई देनी पड़ती। 101 रुपया जो है पेट्रोल आपको मिलता है और डीजल भी अब जो है जल्दी ही जो है 100 पार करने वाला है। ये स्थिति, ये हालत है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है तो विकास कहां से होगा? अब रोहित जी ने कहा कि जिन कार्यों को कांग्रेस ने प्रारंभ किया था उन कार्यों को भी इस सरकार ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ये हालत, ये स्थिति है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह है और मोदी जी का तो कहना क्या, वो तो ऐसे जुमलेबाज है कि उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे और आप और हम इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। उन्होंने कहा कि काला धन आएगा, आप और हम इंतजार कर रहे हैं कि काला धन कब आएगा। उन्होंने कहा कि सबके खातों में जो है 15-15 लाख रुपया जो है आएगा। मैं भी इंतजार ही करता रहा क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। हम जो है मेरे ख्याल से 70-80 के आसपास है। तो मैंने भी कहा है 15 लाख रुपए जब एक खाते में आएगा तो मैं जोड़ घटाना लगा रहा था। मैंने कहा तो मामला जो है कई 100 करोड़ का हो गया। मैंने कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बैठे बैठाए 15 लाख आएगा। आप खातों में भी आया किसी के? और रोहित जी, मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है। बीजेपी के जो कृत्य है, जिस तरीके से बात है, उस पर एक मैं छोटा सा एक बात आपको सुना। एक मोदी जैसा नेता था, आपको नेताजी नए बने, अब नए बनते थे और लोगों के बीच में जाते थे और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात करते थे। अब उसके साथ के लोग बड़े परेशान थे। वो कहते थे यार आप इतना लंबी हाँक रहे हो जो पूरी हो ही नहीं सकती, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करो पूरी हो ही नहीं सकती। उन्होंने तय करा कि क्या करें। उन्होंने तय करा कि भाई ये फलाना आदमी आपके साथ रहेगा और जब आप भाषण देंगे
तो भाषण देते समय अगर आप ज्यादा झूठ बोलेंगे तो ये खांसेगा। उन्होंने कहा भाई ठीक है। नेताजी थे और नेताजी भाषण देने लगे। उन्होंने कहा मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जंगल में गया, मेरे हाथ में बंदूक थी, सामने शेर है, मैंने गोली चलाई, देखा तो शेर मर गया। मैंने देखा तो शेर जो है 40 फुट लंबा वो खांसा। उन्होंने में थोड़ा और नजदीक गया, मैंने देखा तो शेर जो है 30 फुट का था, वो फिर खांसा। उन्होंने में फिर और नजदीक गया तो मैंने देखा तो शेर जो है 25 फुट का था, फिर वो खांसा। फिर हो गया, मैं गया नजदीक और मैंने फीटर लगाया तो जो है 20 फुट का था, तो फिर वो खांसा। तो नेताजी ने बोला क्या खांस रहा है, अब तो फीता भी लगा दिया, फीते से नाप दिया, अब इससे कम काम हो जाएगा है। तो ये हालत, ये स्थिति है भाजपा के रूप में। ये हालत, ये स्थिति है कि इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, इस तरीके से अपनी बात कहते हैं कि शेर को भी जो 20 फुट का बना दे। तो ये हालत, इनसे चौकस रहने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि मैं कल और आज आप लोगों के बीच में लगातार जा रहा हूँ, जिस तरीके से आपका समर्थन रोहित जी को कांग्रेस को मिल रहा है, तो ये निश्चित है कि रोहित जी जो है ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, आज हम आए हैं, कल और लोग भी आएंगे जो चुनाव मैदान में हैं। जब वो आए और खास तौर से बीजेपी के लोग, तो उनसे पूछिए कि भाई जो वादे आपने किए थे उन वादों का क्या हुआ, वो वादे कब पूरे होंगे ये बताइए। आपकी बात का वो जवाब नहीं दे पाए। फिर दूसरे भी आएंगे निर्दलीय, और बिना दल के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। व्यक्ति का अगर अस्तित्व होता है तो दल के साथ होता है। लेकिन फिर वो निर्दलीय आएंगे, वो कहते हैं कि मेरे दिल में तो कमल है। भाई कमल वालों ने ही तो तुम्हारे हाथ में सेब थमा दिया, हमने थोड़ी थमाया। कमल वाले जो थे उन्होंने सेब थमा दिया। आप भी बताइए आप क्या करोगे। आज लोगों के बीच में आकर महिलाओं के पैर छू करके, बुजुर्गों के पैर छू करके बात हो रही है। या तो भाई आप 4 साल से लगातार छू रहे होते, सबके हाथ पैर सब कुछ ठीक आती है। अब चुनाव है सिर्फ इसलिए कि भाई चुनाव में वोट दे दो और उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये गुजारिश और ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर बैठी मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ, रोहित जी आप बहुत सौभाग्यशाली कि यहाँ पर जनसभाओं में भी हमारी मातृशक्ति प्रतिभाग करने का काम करती है। और मैं अपनी मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ कि आपको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, किसी और। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस बात को कहा कि महिलाएं घर की 4 दीवारी में नहीं रहेंगी, बल्कि महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर निकल करके नेतृत्व करने का काम करेगी। और आज हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारी माताएं बहनें प्रधान के रूप में काम कर रही हैं, क्षेत्र पंचायत के रूप में काम कर रही हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, ब्लॉक प्रमुख जिला अध्यक्ष के रूप में अगर काम कर रही हैं, तो ये मौका महिलाओं को किसने दिया? ये कांग्रेस ने दिया, ये राजीव गांधी जी ने दिया। और आज उसी की परिणति है कि हमारे बीच में प्रधान साहिबा भी बैठी हुई है और दो बीडीसी की जो है सदस्यता भी बैठी हुई है। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस ने आपको दिया है। इसीलिए मैं मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ कि आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। जिस कांग्रेस ने आपको घर की 4 दीवारी से बाहर निकाल करके नेतृत्व देने का काम किया है, अब आप कांग्रेस के तिरंगे को हाथ में उठा करके रोहित ठाकुर जी को जिताने का काम करें। ये गुजारिश और ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है, भरोसा है कि आप कांग्रेस के तिरंगे की आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसे मेरा भरोसा है। और आप सबका
समर्पण इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर होने जा रही है। और मैं विभिन्न प्रयास करूंगा और आपको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय कोई दूर आई नहीं। आप ऐतिहासिक विजय दर्ज करें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और जब रिजल्ट आएगा मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं फिर उत्तराखंड से चल करके आपके स्वागत के लिए आपके विजय जुलूस में सम्मिलित होने इस हिमाचल की सरजमीन पर आऊं। मैं आप सबका अभिवादन करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।